गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। अभी हम लोग महादेवी वर्मा की कहानी नीलकंठ पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं नीलकंठ का शेष भाग। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। उस दिन मेरी चिड़िया घर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प क्रमशः वैसा ही रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम अर्थात नुकीला और पैनी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा से धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंचा कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचा कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप शाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर का उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं को सेनापति के और अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबका रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंतर क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। कर्णवेद अर्थात कान में छेदा हो जाता था, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेल खेलते रहते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर झट से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसे समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि सांप अधमरा हो गया।
पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, निश्चेष्ट अर्थात बिना प्रयास के। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, या उसी पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी कारण से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर वह नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। धन्यवाद।